से भी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की जो ईएमआर है उसको हम गामा रेज कहते हैं। तो और गामा रेज से भी हाई इंटेंसिटी का एक जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म है उसको हम कॉस्मिक वेव्स या कॉस्मिक रेज कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अब हमने बात तो कर ली कि खैर एक चीज़ और, हमारी पृथ्वी के सतह से जो ईएमआर एमिट होता है, जैसा मैंने बताया था कि पृथ्वी का सतह का तापमान लगभग 15 डिग्री है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। सूर्य से आने वाले को हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो अब लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव एक रिलेटिव टर्म्स हैं। आपको एग्जैक्टली वेवलेंथ कितनी अलग अलग प्रकार के रेडिएशन की होती है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो चूंकि हम बहुत छोटी वेवलेंथ से लेके काफ़ी बड़ी वेवलेंथ की जो एनर्जी वेव्स होती हैं, ईएमआर का जो पार्ट होती हैं, तो इसका जो स्केल है उस स्केल को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की वो है मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, रिमोट सेंसिंग में जिन जिन वेवलेंथ से हम डील करते हैं उनमें से अधिकांशतः मीटर से बहुत छोटी होती हैं। तो जो कॉमनली यूज्ड इस्तेमाल किए जाने वाला मीटर का जो छोटा हिस्सा है उसको माइक्रोमीटर कहते हैं। एक माइक्रोमीटर कितना होता है? एक माइक्रोमीटर जो है वो एक मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। यानी 10 टू द पावर -6, 10 को की पावर 6 रेज कर दो और वो नेगेटिव हो तो यानी 1 मिलियंथ पार्ट होता है। और इस इतनी छोटी वेवलेंथ की जो चीज़ें होती है उसको हम जिस साइन से डेजिग्नेट करते हैं उसको म्यू बोलते हैं। ये आज की क्लास में जो चर्चा हो रही है उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका एक पावर पॉइंट भी मैं या पीडीएफ एक अपलोड कर दूंगा जिसमें कि ये एग्जैक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए या बाद में रेफरेंस के लिए वो काम आते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग स्केल का जो हमने हमने बात की कि ईएमआर की फॉर्म में लाइट रेज हैं, ईएमआर की फॉर्म में एक्स रेज है, ईएमआर का एक फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेज है, और ईएमआर का फॉर्म लॉन्ग वेव रेडिएशन भी है। तो रिमोट सेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में ईएमआर के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि गामा रेज जो हैं वो हाईएस्ट इंटेंसिटी की का ईएमआर है, और गामा रेज और एक्स रेज इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁹ होती है। यानी 10 लाख में से हिस्से को भी 1000 से और डिवाइड कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, यानी 10 करोड़वां हिस्सा 1 मीटर का। तो इतनी शॉर्ट वेवलेंथ है, पर स्पीड लाइट वाली ही रहेगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब वेवलेंथ इतनी शॉर्ट हो गई है तो फ्रीक्वेंसी कितनी अधिक होगी गामा रेज की। इसीलिए ये हाई इंटेंसिटी रेज या हाई इंटेंसिटी वेव्स इनको कहा जाता है। गामा रेज के बाद में जो ईएमआर का नेक्स्ट पार्ट है लॉन्गर वेवलेंथ्स वाला, उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज 10 नैनोमीटर से लेके 400 माइक्रोमीटर की लेंथ की होती है, 10 नैनोमीटर से लेके। तो खैर मैंने नैनोमीटर के बारे में आपको बताना भूल गया। 10⁻⁹ की जो वेवलेंथ है उसको हम माइक्रोमीटर की जगह नैनोमीटर नाम से भी डेजिग्नेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज का। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो 10 नैनोमीटर से 400 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ के अंदर होती है। उसके बाद का ईएमआर का जो स्पेक्ट्रम का जो पार्ट आता है वो विजिबल लाइट का पार्ट है। यानी उस लाइट का पार्ट है जिसको कि ह्यूमन बीइंग्स की आंखें देख पाती हैं, जिनको देखने के कि हम लंबे समय से अभ्यस्त हैं, जिसको देख एवोल्यूशन होते समय हम लोगों की आंखें उसको समझ पाती हैं। विजिबल जो लाइट है या स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है वो वेवलेंथ्स होती हैं 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। ध्यान दीजिए,
बहुत छोटा सा पार्ट है। पिछली क्लास में भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम आपको बताया था, और उसमें बताया था कि ये ग्रे पार्ट में जो हिस्सा आपको दिख रहा है, टोटल ईएमआर की जो रेंज है उसमें से सिर्फ एक ग्रे पार्ट वाला जो हिस्सा है, यही हिस्सा जो है वो वो ईएमआर का पार्ट है, जिसके कारण कि समस्त दुनिया हमारे लिए रोशन है। हम जो भी कुछ देख पाते हैं वो इसी वेवलेंथ के अंदर जो तरंगें आती हैं, यानी सूर्य से तरंग आएगी, पेड़ को टकराएगी और रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंख तक पहुंचेगी। सूर्य की किरण आएगी, बिल्डिंग को टकराएगी और हमारी आंख तक पहुंचेगी। सूर्य की किरणें आएंगी, किसी कार से टकराएंगी, हमारी आंख तक पहुंचेंगी। सूर्य की किरणें जो हैं, यदि हम खुले आसमान के अंदर खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं ओपन में, तो हमारे बॉडी से टकराएगी और रिफ्लेक्टेड रेज जिस भी व्यक्ति की आंखों तक पहुंचेगी वो हमें देख पाएगा। तो ये विजिबल लाइट है, और विजिबल लाइट टोटल ईएमआर का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, 0.7 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। इसके अंदर भी अलग अलग हिस्से हैं, जो कि रेनबो की एग्जाम्पल से मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब हम पुनः उसको रिविजिट कर लेते हैं। तो विजिबल लाइट जो है वो 0.4 माइक्रोमीटर से शुरू होगी, तो ये ग्रेड करती है वॉयलेट, वॉयलेट से वॉयलेट के बाद में ब्लू, ब्लू जो है आपका 0.38 माइक्रोमीटर के आसपास होगा। फिर ग्रीन होगा जो कि 0.5 माइक्रोमीटर के पास में होगा। ग्रीन के बाद येलो आएगा, येलो के बाद में ऑरेंज आएगा, और ऑरेंज के बाद में रेड वेवलेंथ्स आएंगी। तो रेड वेवलेंथ जो है वो 0.65 या 0.6 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ के आसपास होती है। तो ये 0.3 टू 0.7 माइक्रोमीटर का जो एरिया है ईएमआर का, वो विजिबल लाइट का है। हम जब अर्थ के सरफेस की रिमोट सेंसिंग करेंगे सैटेलाइट्स के द्वारा, तब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नॉर्मली चीज़ों को देखने के लिए पार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिमोट सेंसिंग के अंदर भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अधिकांश रेडिएशन जो कि हमने बात की थी कि एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, वो सूर्य एमिट करता है। इसी तरह सारी की सारी विजिबल लाइट को भी सूर्य एमिट करता है। ईएमआर का जो गामा रेज वाले पोर्शन की बात थी, सूर्य से अधिक गामा रेज नहीं एमिट होती हैं। मोस्टली एक्स रेज भी कम एमिट होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज। उसके बाद जो ईएमआर का अगला पार्ट जो सूर्य से एमिट होता है और जो रिमोट सेंसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो इंफ्रारेड रेंज का है। तो इंफ्रारेड जो रेंज है ईएमआर की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, अ, उसकी वेवले उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम नियर इंफ्रारेड की बात करेंगे। नियर इंफ्रारेड ईएमआर जो है उसकी रेंज होती है 0.7 माइक्रोमीटर टू 1.2 माइक्रोमीटर। ये वो वेवलेंथ्स हैं जिसमें कि हेल्दी ग्रीन वेजिटेशन अपने ऊपर आके टकराने वाले अधिकांश ईएमआर को रिफ्लेक्ट कर देता है। ग्रीन वेजिटेशन नियर इंफ्रारेड रेंज में जितना भी रेडिएशन सन से आके इसके ऊपर टकराता है, उसके अधिकांश पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए जब हम रिमोट सेंसिंग की स्टडी करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी इमेज के ऊपर नियर इंफ्रारेड रेंज के अंदर भी एक बैंड हमें मिले, जिससे कि हम देख पाएँ कि हेल्दी या ग्रीन वेजिटेशन कहाँ है, या हमें पहचान है कि इस एरिया में ग्रीन वेजिटेशन है पर इंफ्रारेड रेंज में रिफ्लेक्शन कम है, इसका अर्थ है कि वो वेजिटेशन अधिक हेल्दी नहीं है। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट रहा ईएमआर के बारे में। और उससे अगला जो पार्ट है उसको हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड कहेंगे। शॉर्ट वेव इंफ्रारेड जो है वो 1.2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। यह वाला ईएमआर भी सन की से बहुत ज़्यादा एमिट होता है, और रिमोट सेंसिंग इमेजेस में क्लाउड्स को और स्नो को डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अब रश थ्रू करूंगा इसके साथ, क्योंकि मेरे सिस्टम की बैटरी डाउन हो गई है और हम ये पूरा लेक्चर यूज कर सकते हैं। तो इस बचे हुए पार्ट के बारे में हम अगले लेक्चर में और डिटेल देखेंगे। जो मिडल इंफ्रारेड रीजन है ईएमआर का, वो 3 माइक्रोमीटर से
6 माइक्रोमीटर के ऊपर है। तो ये कौन सी चीज़ों से आता है? सन से भी आता है, या धरती पर जहाँ भी कहीं जंगल में आग लगी हुई है या चूल्हे में आग लगी हुई है, कहीं आग लगी हुई है आप देखते हो, तो वो मिडल इंफ्रारेड रेंज का रेडिएशन वहाँ से एमिट होता है 3 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर के बीच में। उससे नेक्स्ट पार्ट जो ईएमआर का आता है उसको हम थर्मल इंफ्रारेड कहते हैं। थर्मल इंफ्रारेड 6 माइक्रोमीटर से 300 माइक्रोमीटर तक होता है। ये अर्थ से रिफ्लेक्ट होता है, या अर्थ से रिफ्लेक्ट नहीं होता, सॉरी, अर्थ से एमिट होता है। यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर नॉर्मली जो टेम्परेचर्स रहते हैं उस तरह के टेम्परेचर की बॉडीज थर्मल इंफ्रारेड में अधिकांशतः ईएमआर को एमिट करती है। रूम टेम्परेचर की चीज़ें हो सकती हैं, इसमें भी रेंज। हेलो, हाँ, सिस्टम की बैटरी ख़त्म हो जाने के कारण एक छोटा इंटरप्शन आ गया था। हम अब इस लेक्चर का एक छोटा ही पार्ट बचा है, तो हम उसको फिनिश कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वे सभी वस्तुएं जो कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के आसपास हैं, उन वस्तुओं से जो ईएमआर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है, उसको हम थर्मल एमिशन कहते हैं, या लॉन्ग वेव रेडिएशन उसको नाम दे दिया जाता है। इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉन्ग वेव रेडिएशन और सन से आने वाले रेडिएशन का एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम एक्चुअल इमेजेस या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स अर्थ के सरफेस के अलग अलग जो हिस्से हैं वो किस तरह से ईएमआर को रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी आने वाला जो ईएमआर सन से आया है वो यदि पृथ्वी के किसी हिस्से में जहाँ बहुत ग्रीनरी है तो उस ईएमआर का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। यदि वहाँ पर कोई जल राशि है तो वहाँ ये आने वाले इनकमिंग रेडिएशन का एक अलग हिस्सा एब्जॉर्ब होगा और रिफ्लेक्ट होगा, वो ग्रीन वेजिटेशन वाले से भिन्न होगा। यदि वहाँ बेयर सरफेसेज हैं जैसे कि बालू का स्तूप है, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन जिन बैंड्स का या जिस पार्ट का होगा वो और रिफ्लेक्टेड पार्ट भिन्न भिन्न होंगे। और यही अलग अलग पदार्थों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें इमेजेस के ऊपर अर्थ सरफेस पे मिलने वाली चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने में, उनको अलग अलग करने में सहायक होती है। खैर, थर्मल वेवलेंथ्स की बात हमने कर ली कि जो अर्थ के नॉर्मल टेम्परेचर से या अर्थ के सरफेस से जो रेडिएशन एमिट होता है, रूम टेम्परेचर पे जो चीज़ें हैं वो थर्मल रेंज के अंदर रेडिएशन होता है। उसके बाद में ईएमआर के जो पोर्शंस हैं वो हैं माइक्रोवेव रेडिएशन, रेडार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रिमोट सेंसिंग के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जनरली जो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, अधिकांश सैटेलाइट वो पैसिव सैटेलाइट्स हैं, यानी वो पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व तो करते हैं पर उनका खुद का एनर्जी का कोई सोर्स नहीं होता जिससे कि वो अर्थ सरफेस को इल्यूमिनेट कर सकें। तो ये लोग जितना सन से रेडिएशन आता है, ईएमआर आता है, वो पृथ्वी की सतह पर टकराता है अलग अलग जगहों से, और वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जाता है उसको ये सैटेलाइट्स कैप्चर करते हैं। मगर कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो अपने साथ अपना सेंसर लेके जाते हैं, तो वो उनमें एक ऐसी मशीन होती है, रेडार मशीन, जो कि माइक्रोवेव रेडिएशन को एमिट करती है टारगेटेड एरिया के ऊपर, और वो रेडिएशन जब आके टकराता है अर्थ सरफेस के टारगेटेड एरिया से और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन वापस सैटेलाइट तक जाता है, और इसमें अधिक समय नहीं लगता। ज़्यादातर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं वो लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। तो जब किसी मशीन ने यदि रेडिएशन एमिट किया है तो वो अर्थ की सरफेस पर टकरा के वापस जाता है, तो उसको 2000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, और ईएमआर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो बहुत सेकंड के छोटे से फ्रैक्शन में रेडिएशन के एमिशन और उसके रिफ्लेक्ट होकर वापस पहुंचकर रिकॉर्ड होने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो माइक्रोवेव या रेडार का है। जैसा कि मैंने बताया, रेडार बहुत महत्वपूर्ण है दो कारणों से, कि जिन वेवलेंथ्स, लॉन्ग वेवलेंथ्स पे रेडार की वेव्स या ईएमआर होता है, वो क्लाउड्स को बहुत आसानी से पार कर सकता है। यानी क्लाउड्स जो हैं सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच में यदि क्लाउड्स हैं तो वो रेडार की जो वेवलेंथ या रेडिएशंस हैं उसके क्लाउड वो उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। यानी जैसे एक ऐसा शीशा है क्लाउड,
माइक्रोवेव रेडिएशन के लिए, जिसके आर पार वो देख सकते हैं। सामान्य दूसरे रेडिएशंस नहीं जाते, क्लाउड्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वे स्थान पृथ्वी के जहाँ बहुत अधिक बादलवाई रहती है या कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, मानसून का मौसम है, उनकी यदि रिमोट सेंसिंग कोई डिजास्टर हो गया है उस समय करनी है, तो रेडार सैटेलाइट्स काफ़ी यूज़फुल उस स्थितियों में होते हैं। रेडार जो पोर्शन है एएमआर का, उसके जब हम आगे देखेंगे तो एएमआर का जो पोर्शन हमें मिलेगा वो है रेडियो वेव्स का, और रेडियो वेव्स के अलावा टेलीविज़न वेव्स का। और हाँ, ये जो माइक्रोवेव की जो मैंने बात की थी, तो एक पार्ट तो रेडार का है, दूसरा माइक्रोवेव्स ईएमआर का वो स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जिसका इस्तेमाल सभी मोबाइल कंपनियां आपके मोबाइल फ़ोन से सिग्नल को मोबाइल की टावर तक भेजने में, सिग्नल जो है उसको माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू ही भेजा जाता है। माइक्रोवेव रेडिएशन की एक और फॉर्म से ऑलरेडी आप फैमिलियर हैं। घर में लगभग बहुत से घरों में आजकल माइक्रोवेव ओवंस हैं, तो भोजन को यदि गर्म करना हो तो वो शायद 1 मिनट या 2 मिनट में ही बिल्कुल ठंडे भोजन को बहुत अधिक गर्म कर देता है। और जब गर्म करता है तो ना तो वहाँ आग जली होती है, ना ही कुछ होता है, और ना ही आप उस ऊष्मा को देख पाते हैं। परंतु जिन वेवलेंथ्स पर वो ऊष्मा को रेडिएट किया जाता है, वो फूड के जो पार्टिकल्स हैं जिसको कि माइक्रोवेव ओवन में रखा हुआ है, उन फूड के पार्टिकल्स के अंदर इंटरनल वाइब्रेशन प्रारंभ करती है और उससे हीट जनरेट होकर खाना गर्म होता है। तो ये एक ईएमआर का अलग पार्ट है, इसकी एक अलग करेक्टरिस्टिक है। रिमोट सेंसिंग के पर्सपेक्टिव से, हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से, ईएमआर के वे पार्ट्स जिनसे हम काफ़ी बार डील करेंगे वे हैं, एक तो विजिबल पोर्शन यानी 0.3 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर तक का एरिया। दूसरा, हम हमारे भूगोल के अध्ययनों के लिए नियर इंफ्रारेड एरिया जो है, जिसमें कि हेल्दी वेजिटेशन बहुत अधिक मात्रा में सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसका भी हम बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मिड इंफ्रारेड का पोर्शन भी हम यूज़ करेंगे यदि हमें हमारी स्टडी से का इन्वॉल्वमेंट हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों या तिब्बत के क्षेत्रों, ऐसे स्थानों जहाँ पर कि स्नोफॉल होता है, उनका यदि हम अध्ययन करना चाहेंगे तो मिड इंफ्रारेड भी यूज़ होगा उसमें। इसके अलावा हम थर्मल थर्मल पार्ट जो है रेडिएशन का, उसका भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि पृथ्वी से जाने वाला या पृथ्वी की खुद की बॉडी से एमिट होने वाला जो रेडिएशन है वो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन की रेंज में आता है। तो देखिए, दिन में तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी के ऊपर आके गिरी और जो रिफ्लेक्ट होके रेडिएशन गया उसको सैटेलाइट के सेंसर ने कैप्चर किया और हमने उसको देखा। रात्रि के अंदर यदि हम कोई जानकारी लेना चाहते हैं जबकि सनलाइट नहीं है, तो उस समय जो रेडिएशन सैटेलाइट को अवेलेबल हो सकता है वो थर्मल इंफ्रारेड पोर्शन में, यानी पृथ्वी से एमिट होने वाला रेडिएशन ही है, जिसकी की इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये ईएमआर के ऊपर जो लेक्चर्स हैं रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में, उस सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट, तीसरा और चौथा लेक्चर इसको हम कह सकते हैं। मेरे को इस लेक्चर को 2 पार्ट में अपलोड करना मुश्किल होगा, तो मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा। इन लेक्चर्स के संबंध में आज हमने जो ईएमआर के बारे में चर्चा की है, आप लोगों को कोई भी शंका इस संबंध में हो तो उसको आप अपने ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं।